हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज राशि एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और उसका ये फोर्थ पार्ट है। एज वी आर कवरिंग द सीरीजेस तो बाकी इसके जो 3 पार्ट्स हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया हुआ है, तो आप जरूर जाकर उसको देख लीजिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू कैच दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो इस पार्ट की शुरुआत होती है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से, मतलब कि जर्मनी किस तरह से यूनाइट हुआ था। इससे नाम से ही पता चल रहा है हमको साफ साफ कि जर्मनी यूनिफिकेशन हो रहा है जर्मनी का। दैट मीन्स पहले वो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक था। ठीक है, तो वो सारे अलग अलग टुकड़े या वो सारे अलग अलग पार्ट्स किस तरह से यूनाइट हुए और उसका क्या प्रोसेस रहा वो हम देखेंगे। वन मोर थिंग, इस वीडियो में और हमारी सीरीज के जितने भी वीडियोस हैं हम सब में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और उसके नोट्स हम इस तरह से बना रहे हैं कि अगर आपने इन शॉर्ट पॉइंट्स को रिकॉल कर लिया या इनको मेमोराइज कर लिया देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट डाउन द डिटेल्ड आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब ईयर आप देखिए, ये हुआ था 1866 से 1871 के बीच में, तो ये प्रोसेस जरूर याद रखिएगा। 1866 to 71 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का पूरा प्रोसेस चला था। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हुआ था 1848 में जो मिडिल क्लास जर्मन थे, मतलब कि जो प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे, आर्टिस्टियन थे, उन्होंने क्या किया था, मिडिल क्लास जर्मन ने सबसे पहले ट्राई किया था जर्मनी को यूनाइट करने का। बट एज दे वो मिडिल क्लास एंड दे डिडंट हैव मच पावर, तो उनके रिवॉल्यूशन को सप्रेस कर दिया गया था मोनार्क्स के थ्रू, मतलब कि वहां के राजाओं के या किंग्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो प्रूशिया था, प्रूशिया ने मोनार्की और जंकर्स के अगेंस्ट फाइट की थी सबसे पहले। अब मोनार्की तो आपको पता है यहाँ पे राजाओं की बात हो रही है, बट जंकर्स कौन है, तो जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, मतलब जिनके पास बहुत सारी जमीनें या जमींदार कह सकते हैं अगर हम आम भाषा में देखें, तो उन्हें ही क्या बोला गया है, जंकर्स। तो मोनार्की और जंकर्स के अगेंस्ट प्रूशिया ने फाइट की थी, पर क्योंकि ये दोनों बहुत पावरफुल थे तो प्रूशिया के यूनिफिकेशन मूवमेंट को इन्होंने सप्रेस कर दिया था, मतलब उसे आगे नहीं बढ़ने दिया था। अब क्या हुआ कि जर्मनी को यूनाइट करने का अगेन एक और स्टेप लिया प्रूशिया ने। तो प्रूशिया के जो सीएम थे, सीएम मतलब कह सकते हैं जो चीफ मिनिस्टर थे, ही वॉज ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो इनकी लीडरशिप में फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ा। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये कौन थे, प्रूशिया के सीएम थे और इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को लीड किया था। अब इन्होंने क्या किया, इनकी लीडरशिप में 7 साल तक, 7 ईयर्स तक 3 लड़ाइयाँ हुई, 3 कंटिन्यूस वॉर हुए। और ये तीनों वॉर उन्होंने किसके अगेंस्ट किए थे, तो ये किए थे उन्होंने ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड डेनमार्क। इन तीनों कंट्रीज के नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड डेनमार्क। 7 साल तक लड़ाइयाँ हुई थी और टोटल 3 लड़ाइयाँ की थी किसने, ऑटो वॉन बिस्मार्क की लीडरशिप में प्रूशिया ने। उसके बाद अब क्योंकि ये इन वॉर्स में जीत गया था प्रूशिया, तो प्रूशियन डोमिनेंस हो गया था यूरोप में, मतलब प्रूशिया की जो पावर थी पूरे यूरोप में वो बढ़ गई थी। अब क्योंकि प्रूशिया जीता और इन सारी कंट्रीज के बहुत सारे पार्ट्स को इसने अपने अंडर में ले लिया, इसलिए 1871 में वहां का जो किंग था, जैसे कि मैंने बताया कि ये तो सीएम है ना ऑटो वॉन बिस्मार्क, तो ये खुद थोड़ी ना किंग बनेंगे जीतने के बाद। तो इन्होंने क्या किया कि किसके सीएम थे, तो केसर विलियम वन के। ठीक है, तो केसर विलियम वन को ही 1871 में जर्मनी, मतलब कि यूनाइटेड जर्मनी का नया किंग डिक्लेयर कर दिया गया। अब क्योंकि देखिए जर्मनी था वो यूनाइट हुआ 7 सालों तक 3 लड़ाइयाँ करके ऑटो वॉन बिस्मार्क की लीडरशिप में, तो अब इसके कुछ एम होंगे। अब क्योंकि यूनाइट हो चुका है ना, अब वो जो चाहे वो चेंजेस कंट्री में कर सकता है, तो इसके कुछ प्रॉपर एम्स थे। वो एम क्या थे, करेंसी को मॉडर्नाइज करना, बैंकिंग को मॉडर्नाइज करना और कंट्री में जुडिशरी को ज़्यादा पावरफुल बनाना और उसको एडवांस बनाना। तो मॉडर्नाइजिंग करेंसी, बैंकिंग एंड जुडिशरी, ये इनके कुछ मेन एम थे यूनिफिकेशन के बाद के। ठीक है, तो ये था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है,
तो अब हम आते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। तो देखिए जैसे क्या हुआ था, जर्मनी में हुआ था कि लोगों ने ट्राई किया रिवॉल्यूशनरीज ने, फिर उनको सप्रेस कर दिया, फिर कोई एक सीएम था उसने लीडरशिप की, उसकी लीडरशिप में एक किंग था, वो नया यूनाइटेड किंग बना, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आपको इटली में रिपीट करना है, ठीक है। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली, अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली मतलब अगेन इटली कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इटली टोटल 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, मतलब कि 7 छोटे छोटे टुकड़ों में इटली डिवाइडेड था। अब क्योंकि 7 टुकड़े हैं मतलब अलग अलग टुकड़े का अलग अलग कोई एम्पायर होगा। तो यहाँ पे देखिए जो सर्दिनिया पार्डमोंट था वो सिर्फ अकेला ऐसा पार्ट था, या कह सकते हैं वो अकेला ऐसा टुकड़ा था जो इटालियन के अंडर में आता था, ठीक है। ये पार्ट से याद रखिएगा, जो सर्दिनिया वाला है वो इटालियंस के अंडर में आ रहा है, जो नॉर्थ इटली है वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में आता है, ठीक है। नॉर्थ इटली ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में आ रहा है। फिर जो सेंट्रल पार्ट है वो पोप्स के अंडर में आता था। अब पोप्स कौन होते हैं, जो हाईएस्ट प्रीस्ट होते हैं ना क्रिश्चियंस में, उन्हें बोलते हैं पोप। अभी भी रोम में पोप होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है साउथ इटली। तो साउथ इटली में किसका डोमिनेंस था, तो यहाँ पे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, मतलब कि स्पेन के जो बर्बन डायनेस्टी के किंग्स थे वो साउथ इटली को रूल किया करते थे। तो अभी हमने ये 4 पार्ट्स देखे, और ऐसे किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज और अलग अलग ऐसे 7 टोटल पार्ट्स हुआ करते थे इसके। अब क्या हुआ, सबसे पहले 1830 में जब गुसेपे मजनी थे, इन्होंने रिवॉल्यूशन किया और यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, और इनका एम क्या था, इटली को यूनिफाई करना, ठीक है। तो यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी किसने बनाई, तो गुसेपे मजनी ने। और कब बनाई, तो 1830 में, ठीक है। अब क्योंकि अगेन जो रिवॉल्यूशनरी है तो इनको सप्रेस कर दिया गया, और सप्रेस करने की वजह से अगेन यहाँ पे रिवॉल्यूशंस हुए, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा था सप्रेस किया था, देन फिर अगेन किसी ने लीडरशिप की थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सर्दिनिया पार्डमोंट के सीएम थे, इनका पूरा नाम था काउंट कैमलो डे कैवो। जनरली इनको काउंट कैवर भी बोलते हैं या कैवर नाम से भी आ जाएगा। तो वहाँ पे जैसे सीएम ने लीडरशिप की थी, तो यहाँ पे सर्दिनिया पार्डमोंट, सर्दिनिया और फ्रांस ने मिलकर किसको हरा दिया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अब ऑस्ट्रिया को हराने के बाद 1860 में ये लोगों ने मार्च किया, कहाँ पे मार्च किया, टुवर्ड साउथ इटली, किंगडम ऑफ 2 सिसिली और स्पेनिश रूलर, मतलब इन तीनों को हरा दिया सर्दिनिया पार्डमेंट ने। पहले साउथ इटली को हराया, फिर किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज को हराया, और फिर वहाँ के स्पेनिश रूलर्स को इन्होंने हरा दिया। अब देखिए ऑस्ट्रिया, साउथ इटली, 2 सिसिलीज और स्पेनिश रूलर ऑलमोस्ट सारे हार चुके हैं। तो अब क्या हुआ कि इटली धीरे धीरे यूनाइट हो गया, मतलब उसके जो पूरे 7 पार्ट्स थे वो यूनाइट होके एक सिंगल किंगडम में कन्वर्ट हो गया। और 1861 में विक्टर इमानुएल II को बनाया गया किंग, क्योंकि लीडरशिप तो किसकी थी, भले काउंट कैवर की थी, पर अगेन काउंट कैवर कौन है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, मतलब कि सीएम है, खुद तो वो राजा बनेंगे नहीं, तो उनके जो राजा थे वो कौन थे या किंग थे, ही वॉज विक्टर इमानुएल II। तो विक्टर इमानुएल II को इन्होंने 1861 में नया किंग बना दिया, ठीक है। वही है, ही बिकेम द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। और यूनिफाइड इटली के किंग बनने के बाद उन्होंने एक नई कैपिटल बना दी यूनिफाइड इटली की, दैट वाज रोम, ठीक है। तो इटली की नई कैपिटल सामने आ गई, दैट इज रोम। तो होप आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली पूरा समझ में आ गया होगा। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम के बारे में जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है और यूनाइटेड किंगडम क्या है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी कहानी देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक पार्ट है जिसे हम ब्रिटेन बोलते हैं, और दूसरे साइड वहीं पे आपका आयरलैंड है। आयरलैंड पहले 2 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं था, मतलब इसका नाम ही आयरलैंड है, ये खुद भी एक आयरलैंड है जो चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है, प्लस इस जगह का नाम भी आयरलैंड है, जो कि अब एट प्रेजेंट 2 टुकड़ों में डिवाइडेड है, दैट इज अ नदर्न आयरलैंड एंड द सदर्न आयरलैंड। उसके अलावा इसके बाजू में जो आपको आयरलैंड दिख रहा है, इसमें पहले 3 कंट्रीज हुआ करती थी, दैट वॉज इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स।
अब क्या हुआ कि इंग्लैंड ने या इंग्लिश पीपल ने धीरे धीरे स्कॉटलैंड और वेल्स को कैप्चर किया, क्योंकि इनका जो मेन एम था वो पूरे यूरोप को कॉन्क्योर करना था। तो सबसे पहले इन्होंने स्कॉटलैंड को कैप्चर किया, बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए, बट एट लास्ट स्कॉटलैंड इनके अंडर में आने लगा। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे वेल्स को कैप्चर किया। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ये तीनों क्या हो गए, यूनाइट हो गए, और किसके अंडर में या किसके डोमिनेंस में यूनाइट हुए, तो इंग्लैंड के। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों को मिला के क्या बनता है आपका ब्रिटेन। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिला के क्या बनता है, ब्रिटेन। फिर ये थोड़ा सा और आगे बढ़े और इन्होंने आयरलैंड को भी कैप्चर करना चाहा। अब आयरलैंड में क्या था, क्रिश्चियंस थे। जनरली दो ग्रुप्स होते हैं क्रिश्चियन में, दैट इज़ द कैथोलिक एंड द प्रोटेस्टियंस। तो ये वाला जो पार्ट था यहाँ पे कैथोलिक ज़्यादा थे, और अभी साउथ इटली में प्रोटेस्टियन ज़्यादा, या सॉरी साउथ आयरलैंड में प्रोटेस्टियन ज़्यादा है। अब प्रोटेस्टियंस ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, उन्होंने मना किया कि वो ब्रिटेन के अंडर में नहीं आना चाहते हैं, पर फोर्सफुली इसके कुछ पार्ट को, दैट इज़ द नदर्न आयरलैंड जहाँ पे कैथोलिक ज़्यादा थे, इन्होंने अपने अंडर में ले लिया, मतलब कि ब्रिटेन ने अपने अंडर में इस नदर्न आयरलैंड को ले लिया। तो इस तरह से स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स मतलब कि पूरा ब्रिटेन प्लस नदर्न आयरलैंड ये मिल गए, और इन्हीं को यूनाइटेडली हम क्या बोलते हैं, यूके, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम। समझिए आ रहा है, किंगडम दैट इज यूनाइटेड इज यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट क्या बनाता है, यूनाइटेड किंगडम। याद रखिएगा यूके में आपका जो सदर्न आयरलैंड है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो फाइट हुई ये कब हुई थी, तो 1801 में। किस किस के बीच में हुई थी, तो यूनाइटेड किंगडम और आयरिश रिवॉल्यूशन में, जिसमें से जो आयरिश थे वो हार गए और नदर्न आयरलैंड इनके अंडर में आके क्या बन गया, यूके, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम बन गया, और ये जीत गए। अब क्या किया, ब्रिटेन ने इंग्लिश लैंग्वेज को इस पूरे जगह पे लागू कर दिया। उसके अलावा नया ब्रिटिश फ्लैग आया जिसका नाम था यूनियन जैक, और नया नेशनल एंथम इन्होंने वहाँ पे इम्पोज कर दिया, दैट इज़ अ गॉड सेव आवर नोबल किंग, जो अभी भी वहाँ का नेशनल एंथम है। तो इस तरह से यूके फॉर्म हुआ था। तो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री क्लियर हो गई होगी कि जो जर्मनी है वो कैसे यूनाइट हुआ, इटली कैसे यूनाइट हुआ, और यूनाइटेड किंगडम कैसे बना। ठीक है, तो इस फोर्थ पार्ट से यही 3 टॉपिक हैं जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ने की आप गलती बिल्कुल मत करिएगा। एंड आई होप नाउ यू आर एबल टू राइट द आंसर्स इन डिटेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।